संवाद फोटोग्राफर, एक सोच, एक दृष्टिकोण लेकर परिश्रम से परिणाम की ओर संवाद, समस्या से समाधान मिलने तक। तो आइए फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो करें प्रस्तुतकर्ता फोटो वीडियो एशिया 2024 29, 30, 31 अगस्त 2024 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दुनिया में नई संभावनाओं को उजागर करने का ये मौका न चूकें। निशुल्क पंजीकरण। प्रायोजक फोटो स्टोरी, कला और फोटोग्राफी ई मैगजीन। संपादक ज्योतिर्मय यादव। सह प्रायोजक कैमरा केयर, कैमरा एंड ड्रोन एक्सेसरीज, सेल्स सर्विस रिपेयर। समर्थन मीडिया फोटोग्राफर क्लब का प्रकाशन फोटोवाइज हर खबर। कैमरे की नजर से विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर मानसी ठक्कर के साथ संवाद। फोटोग्राफर पर होने वाला संवाद बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। मानसी ठक्कर एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं जिन्होंने अपनी अनूठी फोटोग्राफी शैली से वेडिंग स्टोरी टेलर्स नामक एक ब्रांड विकसित किया है। वे IPE इंडियन फोटोग्राफी एजुकेटर्स की संस्थापक भी हैं, जो फोटोग्राफी समुदाय में सही शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करती हैं। इस संवाद में फोटोग्राफी के अनुभव, अपनी यात्रा और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। अभी जो यंग नई फीमेल हैं जो तैयारी कर रही हैं, जिनका इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आने का, क्या आपकी जो सेफ्टी है एज ए फीमेल फोटोग्राफर्स, क्या वो आप रख सकते हो? आप मेरे साथ, मेरा भाई हमेशा रहता है, वो वीडियोग्राफी करता है, मैं फोटोग्राफी करती हूँ, मुझे सेफ्टी इश्यूज नहीं है। फिर आप ऐसे सोचो कि नहीं, मैं जिस घर में जाऊंगी शादी करके उनको प्रॉब्लम रहेगा, वैसे घरों में जाओ ही मत। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपको जो है आपके पति को पहले समझाना होगा। सो यूजुअली आपको ना एक छोटी सी जॉब से स्टार्ट करना चाहिए। जॉब में पूरा उस वातावरण को समझिए, उसमें आप एडिटिंग सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए, फोटोग्राफी सीखिए, वीडियोग्राफी सीखिए, जो भी आपको वहाँ पे उस जॉब में सीखने को मिलता है वो सब सीखिए। तब आपने उनको बताया कि अब ठीक है, ये पापा जी आप जो कर रहे हैं सही है थोड़ा सा, लेकिन अभी हमें अपडेट होना पड़ेगा, टाइम के अनुसार चलना पड़ेगा। चाहे आपके पापा हो या आपके बॉस हो, ठीक है, जिस भी इंसान ने बिजनेस बनाया होता है उसको उस बिजनेस का थोड़ा ईगो भी होता है और थोड़ा उसको ना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सही हूँ, और वो सही भी होता है। आपने किसको गुरु बनाओ, कैसे सीखा? हर गुरु का ना एक लिमिटेशन होता है। फोटोग्राफर हर प्रकार के होते हैं, कोई बिजनेस अच्छा कर लेता है तो कोई मार्केटिंग अच्छी कर लेता है, कोई फोटोग्राफर अच्छा होता है, कोई एडिटिंग में अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो मेरे फादर ही थे जिन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया। ये जो भाई गांव से बिलोंग करता है, हाँ, जिसके पास ऑप्शन नहीं है सीखने का या कॉलेजेस नहीं ज्वाइन कर सकता है, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? यूट्यूब से सीखिए और कहीं पे नौकरी करके सीखिए। सबसे बड़ी चीज देखने आजकल हम यूथ में मिल रहा है कि हम सोशल मीडिया पे करने तो कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं। नौकरी की और नौकरी करते करते आपको प्रॉब्लम आ रहा है। जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है मतलब आपको एक भूख हो गई कि भाई मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए। एक लेवल होता है, एडिटर जो है इतना पैसा ले जाएगा तो ऑन एन एवरेज मेरा इतना खर्चा होगा। फिर अपने नाम और काम के हिसाब से लोग और चार्ज करते हैं, ठीक है। और जो हमारे फोटोग्राफर साथी हैं जो करना चाह रहे हैं, जिनके पास स्टूडियो नहीं है, ऑफिस नहीं है, क्या उनको डिजिटल जाना चाहिए? हमारा कस्टमर है, इसका डाटा कभी कस्टमर बोल देते हैं कि सोशल मीडिया पे यूज नहीं कर सकते। हाँ, को नहीं डालना चाहिए, मतलब ना बोल रहे तो नहीं डाल सकते। आपका एक चीज और आपने अभी बीच में बोला था या हो रहा है समाज में कि एक रिस्पेक्ट नहीं मिला फोटोग्राफर को, और अभी रिस्पेक्ट धीरे धीरे लेवल अप जो हमारे समय में था अब नहीं हो रहा आपके फोटोग्राफर अब की जनरेशन का। तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या हम फोटोग्राफर ही जिम्मेदार हैं? 500 में से 2 या 3 मुझे अभी भी याद है जिसने मुझे इज्जत नहीं दी होगी जी। अभी देखो क्यों बात नहीं की, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मानसी जी वो इंडियन फोटोग्राफर एजुकेटर के संस्थापक हैं, उनके बारे में पूरी जर्नी जानेंगे। आइए मिलते हैं मानसी जी से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत ही खुशी हुई, जैसे कि आपने मुझे बताया यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आपसे जुड़े हुए हैं। इतने सारे फोटोग्राफर्स जो है आपसे प्रेरणा लेते हैं, और जितना हम लोग ने यूट्यूब किया है, यूट्यूब से इतना ज़रूर समझने मिला है कि फोटोग्राफी की एजुकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सो बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग जो है हमें यहाँ पे ऐसे देखेंगे, और श्योरली जर्नी से ज़्यादा आई वुड से कि क्या इसमें से सीख सके आप, श्योरली बहुत सारे फोटोग्राफर्स इससे सीखेंगे, समझेंगे। तो आपका शॉर्ट इंट्रो क्या रहेगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा? मेरा नाम मानसी ठक्कर है एंड हमारी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम फोटोग्राफी एजुकेटर्स है। जब हम लोग
हम लोग इसलिए क्योंकि ये मेरी फादर की ब्रांड है। तो मेरे फादर का अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना हो तो उन्होंने 1995 में जो है एक कंपनी स्टार्ट की थी जहाँ पे जो रिलीजियस प्रोग्राम रहते हैं, जैसे कथा रहती है, भागवत सप्ताह रहती है, उसकी शूटिंग वगैरह का काम चालू किया था। और साथ ही साथ जो आप केबल नेटवर्क देखते हो ना, तो बहुत सारे जो हमारे एरिया में, हम मुंबई में स्थापित है और मुंबई में कांदिवली में स्थापित है, तो कांदिवली एरिया में जो अलग अलग जगह पे जो केबल ऑपरेशन करते हैं वो सारा काम वो करते थे। तो उसमें से उनको पता चला कि केबल जब आप डालते हो तो बहुत सारे लोगों को लाइव देखना होता है, लाइव इवेंट्स देखने होते हैं। तो भागवत सप्ताह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे जो भगवान के लिए जब लोग जाते हैं तो उन सबको लाइव देखना होता था। तो उन्होंने जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की और ये सारा चीज़ें उन्होंने लाइव दिखाना शुरू किया। सो वहाँ से हमारा गैलेक्सी स्टूडियो ये जो है शुरू हुआ था आज से 27 साल पहले। ऐसे करते करते वहाँ पे जब आप भागवत सप्ताह का काम करते हो तो हमारी जो कम्युनिटी है, अगर आप देखोगे तो रेफरल पे काम करती है। तो रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो फोटोग्राफी का, आपको लगेगा कि ठीक है मैं ऑनलाइन बिज़नेस कर लूँगा, पर शायद ऑनलाइन बिज़नेस आपको इतना भी हेल्प नहीं करेगा जितना रेफरेंस होता है। क्योंकि ये सब कुछ जो है, अगर आपको कोई 1000 रुपया भी दे रहा है, यहाँ पर तो उसके हज़ारों रुपये की और लाखों रुपये की बात हो रही है। तो जब आप जैसे ही रेफरेंस पे काम करना शुरू करते हो, आप एक ट्रस्ट होता है सामने वाले पे कि भाई तुमने मेरी बहन की शादी के काम की थी तो तुम मेरा शादी का काम कर लो। चाहे तुमसे फिर लाख दर्जा अच्छा फोटोग्राफर भी बाजू में रहेगा, पर एक जो विश्वास बैठ जाता है लोगों का, वो बैठ जाता है भाई तुमने मेरे घर पे किया तो तुम हमारा कर लो। बस एग्जैक्टली यही हमारे साथ हुआ। सो वहाँ पे जैसे ही हम लोग ने भागवत सप्ताह का काम करना शुरू किया तो उनके घर में जब शादियों का काम रहता था तो फिर वो हमको वोट देना शुरू कर दिया। सो ओवरऑल वो बिज़नेस बहुत ही अच्छा पाइलअप हुआ। मैंने बचपन से ही अपने पापा को, और मेरे चाचा भी है तो वो सबको मैंने फोटोग्राफी करते हुए देखा था। सो मुझे याद भी नहीं कि कौन सी उम्र से मुझे फोटोग्राफर बनना था, बिकॉज मुझे यही करना था। आई वॉज वेरी श्योर। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है कि मैं एक फीमेल फोटोग्राफर हूँ या मेल फोटोग्राफर हूँ, मुझे फोटोग्राफर ही बनना था। वैसा कोई मेरे को ऐसा नहीं था कि कोई दूसरी लाइन भी मैंने सोची नहीं थी। एंड यूजुअली मैंने बहुत देखा है कि भले ही ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, बहुत सारे मर्द भी है, ज़्यादातर 97% मुझे सिर्फ मेल डोमिनेशन दिखता है। पर जब वो अपनी उनकी बेटियां भी बोलती है कि मुझे फोटोग्राफर बनना, तो यूजुअली माँ बाप ना बोल देते हैं। उसके 1000 कारण हैं, पर वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे यही एपिसोड में। बट यही था कि मेरे पेरेंट्स लकीली बहुत सपोर्टिव थे। मेरे फादर बहुत ही सपोर्टिव थे उस बात को लेके, और मुझे कभी भी लगा नहीं कि वो कभी कुछ ना बोलेंगे, रादर मुझे और पुश करेंगे। तो ये 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में सोच लिया था कि फ़ोटोग्राफ़र बनना है। तो बस मैं राह देख रही थी कि कैसे कब मेरा ये 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हो और बिज़नेस में आ जाए। सो 10th स्टैंडर्ड ख़त्म होने के पहले जो है एक प्रोडक्शन हाउस में काम किया जो मेरे फादर ने ही लॉन्च किया था। तो वो प्रोडक्शन हाउस में छोटे मोटे काम करते थे, जैसे थोड़ी सी एक्टिंग कर ली, थोड़ा सा मेकअप सीख लिया। तो फोटोग्राफी जैसा कुछ वहाँ पे था नहीं, पर बहुत सारा मुझे एक्सपोजर मिला कि बाहर की दुनिया क्या होती है। कि अभी तक जो है स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल टू स्कूल या ट्यूशन्स जा रही थी, या मुझे सपने थे मुझे फोटोग्राफर बनने के। पर जब आप थोड़ा सा बाहर जाते हो तो बहुत ही कम एज में जब आप बाहर जाना देखते हो, लोगों को देखते हो, लोगों की मेहनत देखते हो, कैसे एक जो है प्रोडक्शन हाउस चलता भी है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट किया, मुझे मोटिवेशन और पुश मिला था वहाँ से। फिर 10th स्टैंडर्ड जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने ये फील्ड ज्वाइन करी थी। उसी दिन पे आई गेस जिस दिन बोर्ड्स ख़त्म हुए उस दिन मैंने यहाँ पे आ गई थी मैं। एंड देन पहले तो जो हमारे सर्कल में फ़ोटोग्राफर्स थे उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफी सिखाई, कि ये लाइटिंग होती है, ये कैमरा होता है, ये ऐसा होता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, और ये जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल फोटोग्राफर्स है। मतलब यही है कि अगर आप एक थियोरेटिकली फोटोग्राफर बनते हो और एक प्रैक्टिकली फोटोग्राफर बनते हो उसमें बहुत अंतर है। पर अगर आप थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों को मिला के जब आप फोटोग्राफर बनते हो तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। सो यूजुअली क्या हो रहा था कि जो भी मेरे सर्कल में थे, मेरे पापा के सर्कल में थे, वो सारे लोग आके मुझे फोटोग्राफी सिखाते थे। तो उनका थियोरी भी ऐसा समझाने का ठीक है ये सारे सेटिंग्स रखो तुम्हें अच्छा फोटो मिलेगा। मैंने बोला कि क्यों ये सेटिंग्स रखने हैं, क्यों हम के लिए लाइट रखेंगे, क्यों ये चलता कैसे है, ये कैसे होता है। तो उसके लिए उनके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल लोग हैं। यूजुअली बहुत लोगों को आपने सुना होगा, कहते होगा कि भाई प्रैक्टिकल ही होना है, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिकल
नॉलेज की वजह से क्या होता है कि जिस दिन आपको तकलीफें आएगी आप कभी भी उस चीज़ का लॉजिक नहीं समझ पाओगे कि ये तकलीफ आपको क्यों आई, राइट। तो ये चीज़ें ये रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, प्रैक्टिकल तो सीखते रहेंगे पर हमको जो है थियोरेटिकली जाना चाहिए। सो फिर जो है हम लोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी, यहाँ पे दादर मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है फोटोग्राफी का, तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसर्च किया। बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स है, हालांकि मुंबई में तो इंस्टीट्यूट्स है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक अर्बन इंडिया है, सिटी है, पर फिर भी मुझे लगता था कि जो एक 2-3 गिन के आप अच्छी इंस्टीट्यूट्स मुंबई में बोल सकते हो। सो मुझे ढूंढते ढूंढते NIP मिला था ऑनलाइन एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो लोग बहुत अच्छे टीचर्स हैं और मेन है कि वो लोग बहुत ही अच्छे थियोरेटिकली सिखाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं सिखाते हैं। वो लोग थियोरी मतलब ऐसा है व्हाट इज़ फोटोग्राफी से स्टार्ट करते हैं और फोटो शब्द का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, उनको शायद सब पता है। कहीं ना कहीं मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे उतनी अच्छी इंस्टीट्यूट मिली और अच्छे लोग हैं वो लोग। सो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ कि वहाँ पे मुझे पूरा जो है फोटोग्राफी पूरा घुस के सिखाया कि कैमरा के अंदर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये क्या होता है। मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी सीखने के लिए। मैं कोई भी एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया था, एक दिन भी मैं एब्सेंट नहीं थी, मेरे रिकॉर्ड में है। एंड कभी भी मैं 5 मिनट भी लेट नहीं थी। अगर 7 बजे का क्लास था तो मैं 6:30 बजे मेरी सीट ना चली जाए तो मैं वहाँ पे बैठ जाती थी। सो इतना, क्योंकि वहाँ पे 30 बच्चे एक साथ पढ़ते थे, सो इतना मुझे इंटरेस्ट था पहले से था और ऐसा लगता था कि मेरी जो भूख थी ना कि भाई मुझे कोई तो थियोरी सिखा दे, वो वहाँ पे कंप्लीट हो रही थी। आपका फैमिली तो फोटोग्राफी बैकग्राउंड था ही। हाँ। तो आपका उसमें कभी एक चीज और निकल के आया होगा कि आप फोटोग्राफर, पापा भी कर रहे हैं, आप भी प्लान बना रही हैं, हो सकता है मम्मी या फैमिली में रिलेशन वाले बोलते हैं कि अरे ये अभी लड़की ये इस फील्ड में कैसे आ रही है, या फिर बहुत तरह की बातें हो रही हैं, उनसे कैसे आपने या पापा जी ने उनके कैसे मोटिवेट आपको किया? प्रॉब्लम ये है इंडिया में, ओवरऑल इशू ये है कि जब आपकी बेटी फोटोग्राफर बनना चाहे उसके पापा फोटोग्राफर हो ना हो, पर बहुत बार सुनने को मिलता है कि अगर आप फोटोग्राफर रहोगे तो आपको रात को आने को लेट होगा। ऑफकोर्स शादियाँ 12 बजे के बाद ख़त्म होती है, हम 1-2 बजे रात को घर पे आते हैं, फिर बाहर का बहुत घूमना होगा, एक स्टेबल लाइफ नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह को 10 बजे पहुंच गए, शाम को 7 बजे निकल गए। आप जो है 9 to 5 जॉब वाले नहीं हो, आप कभी भी जा रहे हो, कभी भी आ रहे हो। सो एक रेगुलर लाइफ नहीं है आपकी। सो ये सारे जो चीज़ें होती है वो ऐसा नहीं है कि नैरो माइंडेड लोग सोचते हैं, ये पूरा भारत में 90% लोग सोचते हैं, चाहे आप ब्रॉड माइंडेड भी क्यों ना हो, आप ऐसा सोचते हो कि भाई क्या सिक्योरिटी रहेगी, कुछ गलत ना हो जाए कहीं ना कहीं। अगर एक इंसान ऐसा सोच रहा है तो बाजू वाला भी वो सोच रहा है, तीसरा इंसान भी सोच रहा है, तो फिर कोई भी पेरेंट घबरा जाएगा कि आगे चल के फिर क्या होगा, कैसे वो शादी भी करेगी किसी और के साथ, कैसे वो वहाँ पे सेटल भी होगी, तो ये सारे जो रेगुलरिटीज़ है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जायज़ है, ये मैं नहीं कहूँगी कि ये जायज़ नहीं है कि भाई मैं सुनना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो, सुनो ही मत, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सोसाइटी जो है, आप अमेरिका में नहीं रहते हो या आप कोई लंदन या ऐसी कोई जगह पे नहीं रहते हो, आप इंडिया में रह रहे हो। यहाँ पे जो है एक फैमिली लाइफ को हम लोग बहुत वैल्यू करते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है। तो यहाँ पे मैं बस इतना कहूँगी, 2 चीज़ें थी मेरे साथ। एक तो मेरे पापा मेरे साथ थे और दूसरा कि मेरा ज़िद बहुत था फोटोग्राफी सीखने का, क्योंकि मुझे कुछ और सूझा ही नहीं था। मैंने पूरी ज़िंदगी मैंने यही सोचा था। क्या होता है यूजुअली लड़कियाँ ना डिस्ट्रैक्ट होती है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ ये करियर आपके लिए अच्छा नहीं है और पूरी सोसाइटी बोल रही है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो फिर क्या बोलोगे, ठीक है काम की तो मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हूँ, चलो मेकअप आर्टिस्ट में मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाती हूँ। डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे क्योंकि तुम 1000 जन बोल रहे कि मत करो। पर एक था कि मुझे ज़िद बहुत बढ़ गई थी मेरी कि मुझे यही करना है, पहला ये था। और दूसरा कि देखो, अगर बहुत लोग गलत बोल रहे हैं पर अगर आपके साथ एक जन भी सपोर्ट में है और वो मेन इंसान आपके सपोर्ट में है, तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। जैसे कि मेरे फादर का पूरा सपोर्ट है, आज भी था, पहले भी था, हमेशा रहा है। एंड मेरा कैसा था, अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं उनको जाके बोल देगी कि इसने मेरे को ऐसा बोला, तो तुरंत बोल देते भाई उसका क्या लेवल है, वो उसको बोलने देना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं मुझे तेरे को कैसे आगे लेके आना है। सो यही है कि अगर आप एक फोटोग्राफर हो और आपकी बेटी या आपका बेटा भी, मुझे नहीं लगता सिर्फ बेटियों को ये इशू है, बेटों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। सो अगर आपका बेटा या बेटी इसमें आना चाहता है तो सबसे पहले तो एज अ पेरेंट आपको ये चीज़ समझनी है कि आप उनको ना बोलो। ओके, अगर आप जो है फोटोग्राफर हो और आपके पेरेंट्स इस फील्ड से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका पैशन है ये
है, आपको रियल में फोटोग्राफर बनना है, आपकी जिद है फोटोग्राफी करना, तो फिर देखो यार ऐसे तो बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें ऐसे सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी वैसे तो रात को लेट तक काम करते हैं, तब कोई उनको नहीं बोलता, तो हम बोलते कि भाई ये तो रक्षक है। ठीक है, आर्मी वाले महीनों तक घर से दूर रहते हैं, तब हम लोग उनको नहीं कहते। पर अगर आप फोटोग्राफर बनते हो, एक्चुअली इशू ये है कि फोटोग्राफर को लोग ना बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो इंप्रेशन है कि अरे पता नहीं क्या करते होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, क्या ही जरूरत है, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों को ना लोग थोड़ा सा नीचे दर्जा से देखते हैं। सो इसका कारण भी ये है क्योंकि फोटोग्राफर्स कहीं ना कहीं कोई फोटोग्राफर्स वैसे इंप्रेशन भी छोड़ देते हैं, पहले उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा, और कहीं ना कहीं लोगों को ना उसका सही मूल्य जो रहता है कि भाई फोटोग्राफी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसकी जो मूल्यता है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो है आपको लोग थोड़ा सा उस तरफ से देखेंगे, उस आपका लेवल या उस फील्ड का लेवल समझ नहीं पाएंगे। तो आपको समझना है कि भाई आपको अगर इसमें आना है तो एक तो थोड़ा सा ना दिमाग पे कंट्रोल रखना पड़ेगा कि भाई भले लोग बोले, अगर हमें बढ़ना है तो हम इसमें भी बढ़ जाएंगे, और फिर लोगों की बोलती तब बंद होती है जब आप कमाते हो। जी, अभी जो यंग नई फीमेल हैं जो तैयारी कर रही हैं, जिनका इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आने का, उनका फैमिली बैकग्राउंड है या ना हो या आना चाह रही हैं, तो उनके लिए आपका कैसे मैसेज क्या देंगे? तो जो नई फीमेल हमें आनी चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनको क्या आप सजेशन करेंगे कि उनको ये चीज़ अपने फैमिली को, पहला काम फैमिली को ही कन्विंस करना बहुत बड़ी चीज़ है, तो फैमिली को ही कैसे कन्विंस करें पहला? देखो यार, जितने भी फीमेल फोटोग्राफर्स या एस्पायरिंग फीमेल फोटोग्राफर्स ये देखना चाहती है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप जो है अगर फोटोग्राफर बनना चाहते हो, देखो यार एक तो होता है कि सेल्फ कन्विंस होना ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे फीमेल फोटोग्राफर्स को मैं मिल चुकी हूँ, हालांकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो मेरे लिए फीमेल फोटोग्राफर्स को एक्सेस करना बड़ा बात नहीं है, पर जब आप मुंबई के बाहर जाते हो तो फीमेल फोटोग्राफर्स की जो रेशियो बहुत कम है। जब भी मैं मिली हूँ फीमेल फोटोग्राफर्स को, तो मैंने उनसे सुना है कि भाई उनकी जो है एक जिद थी कि हमें फोटोग्राफर बनना है। जब आप जो है बहुत ही सेल्फ कन्विंस्ड होते हो कि नहीं मुझे यही करना है, तो फिर सामने वाला पूछेगा ये क्यों करना है। तो ये होता है कि भाई देखो मुझे इसमें काम में मज़ा आ रहा है, ठीक है, मुझे भी लगता है कि मेरा इसमें फ्यूचर अच्छा बन सकता है, मैं ये काम अच्छा से कर सकती हूँ, ठीक है, और जो ये सारी प्रॉब्लम्स आप बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि लोग फिर ये बोलेंगे ठीक है तेरे को काम में अच्छा लग रहा है तो पैसा तो कमा लेगी, फिर ये प्रॉब्लम्स का क्या। तो उसके लिए जो है आप पहले ये सोचिए कि क्या आप जो है उस प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको रात को लेट होता है तो क्या आप ऐसा अपने लिए कोई व्हीकल रख सकते हो आने के लिए और जाने के लिए? क्या आपकी जो सेफ्टी है एज ए फीमेल फोटोग्राफर्स, क्या वो आप रख सकते हो? मेरे साथ मेरा भाई हमेशा रहता है, वो वीडियोग्राफी करता है, मैं फोटोग्राफी करती हूँ, मुझे सेफ्टी इश्यूज नहीं है। अगर मैं कहीं पे जा भी रही हूँ मेरे साथ कोई ना कोई रहता है, ठीक है। तो अगर आपको ये इशू है जो हर लड़की को होगा, यार मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि जाओ अकेले जाओ, किसी के भी मन में वो चीज़ रहेगी, तो आपको सबसे पहले वो चीज़ प्लान करनी है कि यार देखो अगर मैं एक फीमेल फोटोग्राफर हूँ तो मैं अपने साथ में कोई एक ऐसे बंदे को रखूं जो मेरे घर का हो या मैं जिस पे विश्वास रख सकती हूँ मेरे साथ में रहे। कहीं ना कहीं आपका वो जो प्रॉब्लम हो वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। आने जाने के लिए जो व्हीकल है या जो आपका टाइमिंग हो रहा है तो वहाँ पे वो इशू ना आए। फिर आप ऐसे सोचो कि नहीं मैं जिस घर में जाऊंगी शादी करके उनको प्रॉब्लम रहेगा, वैसे घरों में जाओ ही मत, ठीक है। अगर वो आपको वो समझ ही नहीं पा रहे तो वैसे भी वो आधी से ज्यादा और भी चीजें नहीं समझ पाएंगे। सो आप जो है ऐसे ही घरों के साथ या ऐसे ही इंसान के साथ आगे बढ़िए जो उस चीज को समझ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपको जो है आपके पति को पहले समझाना होगा, या फिर आप जो घर में रह रहे हो आप उनको पहले समझा दीजिए कि देखो भाई मुझे ये करना है, ठीक है, और मैं जानती हूँ कि मैं 5 साल में यहाँ पे पहुंच पाऊंगी, मेरा ये इंटरेस्ट है। और देखो ये इतना भी बड़ा आउट ऑफ द ब्लू कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग फिर समझना शुरू भी कर देते हैं। तो पहला होता है कि जब आप कैमरा के पैसों की मांग करते हो तो घर वालों को लगता है अरे लाख रुपए का कैमरा ले लेगी फिर कुछ करेगी नहीं तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो यूजुअली आपको ना एक छोटी सी जॉब से स्टार्ट करना चाहिए, छोटी मोटी जॉब चालू करिए, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रहिए जॉब के साथ। पहले आप समझ लीजिए कि आपको सच में 100% इंटरेस्ट है या नहीं। कोई लड़कियां बोलती रहती है पर एक्चुअली उनको इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, वो खुद शिफ्ट हो जाती है। आप कब खुद शिफ्ट नहीं होंगे, फिर आप जब कन्विंस्ड होंगे तब आप खुद शिफ्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो है आप पहले कहीं पे जॉब करिए, जॉब में पूरा उस वातावरण को समझिए, उसमें आप एडिटिंग सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए, फोटोग्राफी सीखिए, वीडियोग्राफी सीखिए, जो भी आपको वहाँ पे उस जॉब में सीखने को मिलता है वो सब सीखिए। सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज़ ना एक्चुअली मुझे पसंद है और मुझे इसके जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सीधा हिसाब है यार, यहाँ पे ही आपको एक जो है सोचना पड़ेगा, निकर तो अगर आप
बोलोगे नहीं नहीं मुझे करना है, और फिर वो अगर आपको 10 प्रॉब्लम दिखाएगा, आपको लगेगा नहीं ये तो बात सही बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम हम लोग को, ये बात सही तो एकदम आप जो है खुद कंफ्यूज हो जाओगे। जी, आपका स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छा रहा, पापा जी के स्टूडियो में आके सीख लेते थे, कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन एक टाइम है जब आपका कॉलेज हुआ, फिर आपको लगा या पापा जी को कि अभी इनको एजुकेशन दे रहे हैं, इस फील्ड में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कब आपको रियलाइज हुआ कि अब ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो रहा है या इस फील्ड के लिए पढ़ाई करना चाहिए, और वो जो ब्रांड आपका पहले पापा जी चला रहे हैं, उनके पास अनुभव है, कब आपने उनको बताया कि अब ठीक है ये पापा जी आप जो कर रहे हैं सही है थोड़ा सा, लेकिन अभी हमें अपडेट होना पड़ेगा, टाइम के अनुसार चलना पड़ेगा, तो आपने पापा जी को कैसे कन्विंस किया कि पूरा ब्रांड चेंज करना, पूरा उसका ग्रोथ डिजिटली लाना, क्योंकि पापा जी के पास तो अनुभव था और आप तो नए थे, तो वो पापा जी को कैसे कन्विंस किया नया ब्रांड चेंज होने में आपका? चाहे आपके पापा हो या आपके बॉस हो, ठीक है, जिस भी इंसान ने बिजनेस बनाया होता है उसको उस बिजनेस का थोड़ा ईगो भी होता है और थोड़ा उसको ना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सही हूँ, और वो सही भी होते हैं। क्यों नहीं रखे ईगो, भाई हमने बनाया बिजनेस, तुम अभी आए हो, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि मेरे पापा मेरा कुछ सुन नहीं रहे हैं, ये मेरा एटीट्यूड नहीं था। मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि जो ये बोल रहे हैं ना पहले मैं वो सीख लो जी। तो मैंने ना चूचा नहीं की थी पहले 3-4 साल तक कि मैं हम लोग ऐसा कर देंगे, हम ये शिफ्ट कर देंगे। पहले जो है उसको समझ लो, जो बिजनेस जैसे हो रहा है वैसे समझ लो, उसको कुछ शिफ्ट मत करो। देखो तुम आए नए हो, ये 25 साल से खड़ा करके बैठे हैं, तो वो जो है वो इंसान के पास अनुभव है, उस इंसान को पता है कि भाई ये लेने से ये होगा, ये ना लेने से ये होगा, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2015 तक जो है मैंने 2011 में शुरू किया, 2010 में 11 में शुरू किया, और 2015 तक जो है मैं वैसे ही चलती थी जैसे मेरे पापा का बिजनेस चलता था। मैं अपने हिसाब से काम करती थी, पर मैंने उनको ये नहीं बोला तुम ये शिफ्ट कर दो, तुम वो शिफ्ट कर दो, कुछ नहीं बोला था मैंने। जब मुझे समझ में आया कि यार दुनिया में ना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बहुत बूम हो गई है, और ये गैलेक्सी स्टूडियो ये शब्द ना डिजिटल मीडिया पे अच्छा नहीं लगेगा। जो फोटोग्राफी लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पापा तब कर रहे थे। तो वो शिफ्ट समझ में आया, और तब तक मेरा भाई भी बिजनेस में आ गया था, तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत बहुत क्लोज हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और हम दोनों को समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो है थोड़ा माइनस पॉइंट है। तो स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने रिबेल ही किया कि नहीं हम लोग चेंज कर देते हैं, और मेरा भाई भी, हम दोनों बोले जा रहे हैं, घर पे भी बोल रहे हैं, ऑफिस में भी बोल रहे हैं कि चेंज करते हैं, बट वो ना ही बोल रहे थे क्योंकि उनको पता था कि यार ये कुछ भी चेंज करेंगे ऐसा नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने दोनों ने यही ठाना कि पहले हम जो है ना एक अच्छे फोटोग्राफर और अच्छे वीडियोग्राफर्स, एक एक्सपीरियंस्ड लोग बन जाते हैं। जो मार्केट में ज़रूरत है ना उस हिसाब के लोग हम लोग पहले, हम हमारी पहले औकात बनाते हैं। कुछ बोलने से पहले कुछ तो बना लो, खुद का कुछ तो बनाओ। तो पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचे, फिर हम लोग ने देखा कि ठीक है यार मार्केट में अगर काम ज़्यादा लेके आना है तो फिर जो है हम लोग को ये सारा शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग करने से पहले मैंने क्या किया, आप एक काम करो, वही ब्रांड रखो जो आपकी ब्रांड है, हम सब ब्रांड बनाएंगे। तो सब ब्रांड बनाने में भी थोड़ा उनको हिचक था, पर मैंने बोला देखो, फिर देखो क्या होता है ना, आप ग्राफ दिखाते हो कि देखो हमारी जो कंपनी है आज 1 साल में इतना रुपया कमा रही है, और जो उसकी कंपनी है हमारे जैसा ही काम है पर वो हमसे ज़्यादा कमा रहा है क्योंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी है। और देखो ये बोलना और किसी का सुनना, भले आपके पापा भी क्यों ना, वो कब सुनेंगे जब हम लोग कोई वैलिड बात कर रहे हैं। वैलिड बात आप कब करोगे, जब आप उंडा उत्तर के बात कर रहे हो, आप खुद भी अनुभवी इंसान हो, आपको पता है, आपने मेहनत की हुई है। वो होने के बाद जब मैंने उनको बताया, और मेरे भाई पार्थ ने भी बताया कि देखो हम अगर ऐसा करेंगे तो हम भी बिजनेस बढ़ा पाएंगे, तो हम लोगों ने पहले तो सब ब्रांड किया, ठीक है चलो देख लेते, 1 साल 2 साल देख लेते, और फिर ऑफकोर्स वो बूम हुआ, वो आगे चल के बढ़ा, उसमें से बिजनेस आया। और कोई भी बिजनेसमैन को क्या इंटरेस्ट रहता है, नाम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है। उन्होंने देखा भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर कॉन्फिडेंस उनको हम पे आ गया। तो ये बहुत ही बड़ा बात है। मैं देखती हूँ कि यूजुअली लोग यही करते हैं, नहीं कैंसिल कर देते हैं, मेरे पापा मेरा समझते नहीं है। पर क्या आपने आपके पापा को समझा, क्या आपने आपके बॉसेस को समझा? तो आपका ये सब करते हुए पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फिर पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था फिर फोटोग्राफी का कोर्स? नहीं, मेरा जैसे मैंने बताया कि बचपन से मुझे इसमें आना था, तो जैसे ही 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ मैंने 11th स्टैंडर्ड में ही कॉलेज के साथ साथ ये कोर्स कर लिया था, पूरा फोटोग्राफी का कोर्स किया। 11th और 12th मैंने आर्ट्स लिया था मिठीबाई कॉलेज में, और NIP से मैंने ये डिप्लोमा कोर्स किया। सो मैं दोनों साइड बाय साइड मैनेज कर लिया। 12th स्टैंडर्ड के बाद जो है
मुझे ऐसी ही फील्ड में जाना था जो फोटोग्राफी के लग के हो, जो फोटोग्राफी भी सिखाए और फोटोग्राफी के लग के सारी चीज़ें सिखाए, और उसमें ही डिग्री लेनी चाहिए। मुझे लगता है अगर आप ऐसा सोचो मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, फिर मैं बीकॉम कर लूँ, फिर मैं एमबीए कर लूँ, उसका क्या मतलब है मुझे बताइए। अगर जब आपको पता ही है आपको, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अपनी चीज़ों को ओपन रखना चाहता हूँ, कि मैं एक काम करता हूँ, मैं साइंस लेता हूँ, मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, मेरे पास एक नौकरी भी होगी और मैं फोटोग्राफर बनूंगा। तुम कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा ना कहीं में फोकस ही नहीं है। इंसान को एक चीज़ पे पहले फोकस करके उसमें उमदा उतर के जब आप काम करते हो तब जाके आप अव्वल आते हो। आपको पूरी मेहनत, एक क्षमता, एक फोकस रहता है ना इंसान का। आप मेहनत गधों की तरह करते जाओगे, ऐसा नहीं है। आप जो है कहीं पे पहुंचना चाहते हो, उसलिए उस डिग्रियों का काम है। इंडिया में इशू ये है कि भाई आपके पास 5 डिग्री, आप पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। देखो ये जो इंसान बोल रहा है ना, वो खुद बेवकूफ़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। डिग्रीज बनाते हैं आपको एजुकेट करने के लिए, उस चीज़ के लिए जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो। कोर्सेज उसके लिए बनाए जाते हैं, फिर चाहे वो 6 महीने का कोर्स हो या 6 साल का कोर्स हो। डॉक्टर बन रहे हो तो 10 डिग्री लेके बैठ जाओ, क्योंकि उनका कोर्स, उनका पढ़ाई लिखाई ऐसा है। हम फोटोग्राफर हैं, हम ऑन फील्ड काम करने वाले लोग हैं, तो हमारी पढ़ाई वैसी है। आज के डेट में भी मैं पढ़ती हूँ, मैं अपनी बुक्स रीड करती हूँ, मैं खुद सीखते सीखते अभी भी सीख रहे हैं, यूट्यूब से लोग सीख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो भी एक एजुकेशन है। सो सबसे पहले तो यही था कि मुझे लग के कुछ करना है, तो मैंने BMM किया। BMM बैचलर्स इन मास मीडिया का कोर्स रहता है, जहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी, टेलीविजन प्रोडक्शन, वो सब के बारे में सिखाते हैं। मेरा भाई जो पार्थ था, जब उसने डिग्री लेना सोचा तो उसने सोचा कि मुझे को नहीं लेना है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वो 3 साल में मुझे कुछ ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिला। मुझे लगता है इससे बेहतर मैं सिखा दूँ, ठीक है। तो जब मुझे लगता था कि कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कॉलेज भी बहुत ही अच्छा था, सबसे अच्छे कॉलेज में से एक है मुंबई में आज, उषा प्रवीण गांधी। तो मुझे लगता था यार इससे स्किल्स तो मेरे पास ज़्यादा आ गए, क्योंकि मैंने तो ऑन फील्ड इतना प्रैक्टिकल काम किया है कि कॉलेज में जाने से मेरे को कोई इतना एडवांटेज नहीं हो रहा था। कॉलेज में जाओ, पर अगर आपको ऑन फील्ड ज़्यादा मिल जाता है, तो मुझे ऐसा फील होता था। सो फिर मैंने और मेरे भाई ने डिस्कस किया, और फिर उसे डिग्री ली ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसके एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आज वो 21-22 साल का है, और उसके एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उससे सबसे ज़्यादा कमाता भी वो है, सबसे ज़्यादा होशियार भी वो है। लोग अभी भी डिग्रीज ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ये जो है कमाने बैठ भी गया और आगे बढ़ भी गया। तो ये होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पर ऐसा है कि वैसी पढ़ाई करो जो आपके लिए पढ़ाई हो। ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए कि भाई मैंने डिग्रियां ली है। तो ये ग्रेजुएशन रही। आपका गुरु जैसे ऑनलाइन आपने बताया, असिस्ट किया, हर बार तो पापा जी नहीं रहते होंगे सिखाने के लिए, क्योंकि कभी होता है कि अपने रहेंगे तो हम ना पूछ पाएंगे ना वो बता पाएंगे। तो आपने किसको गुरु बनाओ, कैसे सीखा ये मार्केट में कि फोटोग्राफी करते कैसे, एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा वो नई चीज सीखने की? सो देखिए, ग्रेजुअली जो है हर गुरु का ना एक लिमिटेशन होता है, वो आपको हर लेवल पे, और हर इंसान का अपना अपना एक हुनर होता है। फोटोग्राफर हर प्रकार के होते हैं, कोई बिजनेस अच्छा कर लेता है, तो कोई मार्केटिंग अच्छी कर लेता है, कोई फोटोग्राफर अच्छा होता है, कोई एडिटिंग में अच्छा होता है। सो ग्रेजुअली आप जो है बहुत अलग अलग टीचर्स के साथ में मिली हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे फादर ही थे जिन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया। मेरे फादर ने मुझे को फोटोग्राफी नहीं सिखाया, वो बिजनेसमैन है। आज मैं अपने पापा को फोटोग्राफर की तरह नहीं देखती हूँ, वो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया। फिर जब हमको लगा कि नहीं यार, अभी हमको ये देखना है कि कैसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करना चाहिए, तो मैंने IID करके एक इंस्टीट्यूट है अंधेरी में, वहाँ पे मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का पूरा कोर्स किया, वहाँ पे वो सीखा। फिर मुझे लगा कि यार मुझे अभी एडिटिंग सीखनी है, फोटो एडिटिंग सीखनी है, तो अभय सावंत करके एक सर है, उन्होंने मुझे सिखाया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्चुअली फोटोग्राफी की जो क्रिएटिविटी होती है कि भाई एक्चुअली वेडिंग फोटोग्राफर्स फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे आप जो है ऑन फील्ड काम करते हो। तो मेरे पापा के जो चाचा है, जिनकी वजह से एक्चुअली हम यहाँ पे खड़े भी है आज, आज हमारा स्टूडियो भी है, तो वो राजकोट में रहते हैं, विक्रम ठक्कर करके। सो उन्होंने जो है एक्चुअली आज से 40-50 साल पहले उन्होंने फोटोग्राफी करना शुरू किया था, और उनका आज बहुत ही अच्छा स्टूडियो है राजकोट गुजरात में। वहाँ से एक्चुअली मुझे इंस्पिरेशन मिलना भी शुरू हुआ था, क्योंकि उनके स्टूडियो में एक्चुअली मैं फोटोग्राफी देखती थी। तो लाइटिंग कैसे सेट करना है, कैमरा सेटिंग क्या रखना है, कैसी एडिटिंग होनी चाहिए, क्लाइंट को क्या पसंद आएगा, जो क्रिएटिव पार्ट रहता है, मैंने उनसे सीखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो हो गए मेन टीचर्स हो गए। उसके बाद जब आपको लगता है ना कि यार ठीक है मुझे ये कोर्स करना है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने दिनेश थोरेचा जी जो एक सर थे उनसे सीखा। तो ऐसे अलग अलग लोगों के पास से मैंने सीखा। फिर जो है
एक बार आप सबसे सीख लेते हो, उसके बाद कॉन्स्टेंटली आप जो है, जैसे आपके वहाँ पे कोई फोटोग्राफी करने आते हैं या आपके पास अगर कोई सीखने आते हैं या काम करने आते हैं, आप उनसे सीखना शुरू कर देते हो, आप उनको देख देख के सीखना शुरू कर देते हो। यूट्यूब, इतनी सारी चैनल्स है यूट्यूब पे, उनसे सीखना शुरू कर देते हो। कहीं ना कहीं आप सबसे बेस्ट टीचर आप खुद बन जाते हो। जब आप आपका काम देख के खुद रियलाइज करते हो यार ये इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, आप अपना काम देख देख के सीखने लगते हो। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेरा भाई खुद फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करके सकते हैं, एक दूसरे को सिखा देते हैं, चल ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो एक जो है एक बॉन्डिंग भी बहुत बड़ी बात होती है, तो ये भी है, ऐसे सीखते सीखते। तो आप बॉम्बे में, आपके लिए एजुकेशन, कॉलेज ज्वाइन करना थोड़ा इजी था और बैकग्राउंड भी बढ़िया था, ऐसा नहीं था कि फाइनेंस। अभी जो भाई या फीमेल हमारे कोई भी नया बंदा है, वो इंडिया में कहीं ऐसे गांव से बिलोंग करता है जिसके पास ऑप्शन नहीं है सीखने का या कॉलेजेस नहीं ज्वाइन कर सकता है, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, वो क्या कहाँ से सीख सकते हैं? मेरे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और ऐसा ही जो आप बोल रहे हो। मैं आपको एक बंदे की स्टोरी बताऊँ। वो बंदा जो है पहले न्यूज़पेपर डालता था, फिर चाय बेचता था, फिर केले का स्टॉल लगा के बेचता था। जो उसको छोटा मोटा काम मिले वो उसको करना था, पर उसको ना ये मीडिया शब्द बहुत पसंद था, उसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का ना इंटरेस्ट बहुत था। पर ऐसे हमारे पास काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और आज हालांकि बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं फोटोग्राफी करूँ और वो लोग भी काम करें तो आपको शायद कभी पता भी ना चले इतना अच्छे फोटोग्राफर बन जाए। तो पहला होता है कि उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था, वो ऐसी जगह पे आके सीखने लगे जहाँ पे उनको सीखने मिला। तो आपको जो है आपके एरिया में आपको कोई कोर्स या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया डिग्रीज आपको कुछ मेहनत, डिग्रीज आपको हेल्प नहीं करने वाली है, अनुभव आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो जो है आपके पास दो रिसोर्सेज है, एक तो है यूट्यूब, क्योंकि फ्री में लोग सिखा रहे हैं वहाँ पे और दिल खोल के सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल पे लोगों को कोर्स देखते जाओ, फिर उनके वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे ऑनलाइन कोर्स है वैसे ही जो है आपको यूडेमी और अलग अलग साइट से जो है कोर्सेज मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको थियोरी पूरा जो कोर्स है वो बहुत ही कम भाव में मिल जाता है। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जो है कोई इंस्टीट्यूट में जाओ 1-2 लाख का खर्चा हो जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज हज़ारों में होते हैं, 5-10 हज़ार के अंदर तो पूरा आप सीख लेते हो। तो कहीं ना कहीं वो एक रहता है कि भाई आप ऑनलाइन कोर्सेज करिए, ठीक है, यूट्यूब से सीखिए और कहीं पे नौकरी करके सीखिए। ऐसे करते करते नौकरी से जो पैसा बचता है फिर अपना पहला कैमरा लीजिए और फिर जो है आपने जितना अपनी नौकरी से सीखा था उससे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर करके छोटे मोटे काम उठाइए। ऐसे करते करते इंसान ग्रो होता है। ऐसे हम भी ग्रो हुए। चला मेरे पास एक ऑलरेडी एक जनरेशन था पीछे, पर मेरे अगर पापा की स्टोरी बताओ तो उन्होंने तो वैसे ही आगे आए हैं। तो कहने का ये है कि आगे आने का यही एक सिंपल फॉर्मूला है। तो अभी क्या चल रहा है कि जैसे आपने बताया सोशल मीडिया नेट से बंदा सीख सकता है। आपके भी समय होगा, अभी हम लोगों का माइंड वो एक्टिव रहता नहीं, हम सीख तो बहुत कुछ लेते हैं बस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे आपने इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। एक सबसे बड़ी चीज देखने आजकल हम यूथ में मिल रहा है कि हम सोशल मीडिया पे करने तो कुछ और जाते हैं और करने कुछ और लग जाते हैं। स्टेटस किसी और का देखना, मैं अपना भूल जाते हैं हम लोग कि हमें एक्चुअली करना है। तो उस पर कैसे फोकस आपने किया और कैसे करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मेरे ख्याल से अभी की प्रॉब्लम है कि आप यहाँ से वहाँ भटक जाते हो ऑनलाइन, और भले ही सामने वाला आपको सिखाता हो पर 10 मिनट की वीडियो को आप 3 मिनट में ख़त्म कर देते हो और आप जो है कोई पिक्चर देखना शुरू कर देते हो, यूट्यूब ब्लॉग वगैरह देखना शुरू कर देते हो। कहने का ये है, और या तो बहुत कुछ सीखते हो और उसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो, ये होता है। कहने का ये है कि सबसे पहले जब आप काम करना शुरू करते हो तो इसीलिए जो है इंसान एक कोर्स करता है। जब आप एक कोर्स करते हो तब आप जो है एक बेसिक चीज़ें समझते हो, जैसे कि ये शटर है, ये एपर्चर है, ये ISO है, ये सारी चीज़ें पहले आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अगर आप ऐसे सोचो मैं सब कुछ यूट्यूब से सीखूंगा, वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा आता रहता है, यहाँ वहाँ से सब कुछ आता है। तो आप जो है सबसे पहले एक बेसिक छोटा मोटा जो है कोर्स है या ऐसा कुछ होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए। यूट्यूब आपको एडवांस हेल्प करता है। ISO में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको यूट्यूब हेल्प करेगा। एपर्चर में प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई मेरे को पीछे ब्लर करने को नहीं जम रहा है, तो आपको यूट्यूब हेल्प करेगा। अभी मेरा आप शब्द पकड़िए, मैं बोल रही हूँ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आपने छोटा मोटा कोर्स किया, नौकरी की, और नौकरी करते करते आपको प्रॉब्लम आ रहा है। जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है मतलब आपको एक भूख हो गई कि भाई मेरे को इसका सल्यूशन चाहिए। मैंने बोला जिद बहुत इंपॉर्टेंट है।
सोल्यूशन अभी आपको इसका चाहिए ही चाहिए। आप YouTube पे सर्च करो, 1000 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, फिर आप इज्जत से देखोगे वो वीडियो को, क्योंकि अभी आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और वो भी फ्री में। जी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, बिना बेसिक का, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए एक्चुअली हमें पूछना क्या है, हम प्रॉब्लम में क्या है। क्योंकि आज के यूथ में या फोटोग्राफरों को ये भी देखा गया है कि भाई आपकी सेटिंग क्या है, वो बंदा केवल सेटिंग पूछता है, सेम कैमरा सेम बॉडी लेके आया, सेटिंग पूछ ले आपने क्या ऐसा लगा शटर स्पीड, उसको यही नहीं पता होता कि एक्चुअली में हम लाइटिंग क्या यूज कर रहे हैं, कुछ और चीजें होती हैं, सेम सेटिंग सबकी नहीं हो सकती, वही बॉडी रहे। तो लोगों को ये भी चाहिए कि हमें जानना क्या है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यूथ में यही आ रही है कि हम यूट्यूब पे एडवांस तो बहुत ज्यादा सीख लेते हैं, लेकिन हमारा बेसिक ही उतना ज्यादा नहीं होता। कि जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में जब हम लोग को इंग्लिश में ABCD सिखाया जाता था, फिर हम लोग शब्द बनाना सीखे, शब्द बनाने के बाद सेंटेंस बनाना सीखे, और फिर जो है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो आप। अगर मैं आपको न्यूज़पेपर थमा दूँ, लो रीड करो, तो आपको नहीं जमेगा कि क्या लिखा है। हाँ थोड़ा बहुत, अच्छा इसने बोला इसका मतलब ये है तो ये होगा, उसका मतलब ये है तो ये हो रहा है, तो लोगों के साथ ये इशू हो रहा है। आप जो एड्रेस कर रहे हो ये इशू ये है, तो आपको सबसे पहले ABCD तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई A दिखता ऐसे है, B दिखता ऐसे है, B को B बोला जाता है, C को C बोला जाता है, CAT कैट होता है, ये कैट मतलब बिल्ली होती है। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं पहले क्लियर तो होनी चाहिए। अगर आप जो है दूसरे लोगों से पूछ रहे हो, मतलब मैंने बहुत बार देखा है 25 साल के अनुभव के बाद भी उनको अभी भी नहीं पता कि एपर्चर शटर ISO एक साथ रख के क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर क्या होता है, अरे उसने मेरे को बोला था, मुझे लगता है ये फंक्शन काम कर रहा है, फिर उसने मेरे को बताया अरे ये नहीं होता, वो बटन होता है, ये नहीं होता, वो होता है। वो ना सरप्राइज पे चल रहे हैं कि अरे शिट ये ऐसा कुछ होता भी है, लेंस में ऐसा कुछ होता भी है, अरे इसे तो मेरे पास पैसे लूट लिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कितने लोगों को ही सुना है। मैं इतने कंपनियों के साथ बैठती हूँ, आज बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मैं बातचीत करती हूँ, लोग यही बोलते हैं यार उनको हम लोग कितना भी एजुकेशन दे दें, उनको पता नहीं होता है कि भाई हम लोग ने उनको सही चीज़ बेची है, उनको ना उसको यूज़ करने को नहीं आता। तो आपको यूज़ करने को इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको जो बेस चीज़ है उसकी पता ही नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक लेवल मतलब एक प्रॉपर चीज़, आपको कैमरा क्या है, कैमरा ये शब्द का मतलब क्या है, फोटोग्राफी ये शब्द का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें पहले तो क्लियर होनी चाहिए। तो उसके बाद सब आप आगे का पढ़िए या करिए, पहले ये सारा क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ साथ नौकरी करते हो ना, तो जो भी आप चीज़ें वहाँ पे सीख रहे हो वहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तो आपको इंसाइट मिल रहा है कि क्या मैंने वहाँ पे जो सीखा, क्या मैं सही में सीखा या सिर्फ मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से मैं भूल भी गया। तो वहाँ पे सीखते सीखते जब आप इम्प्लाई करते हो तो उसमें से आप इनपुट निकालते हो। और फिर तो आपका बहुत अच्छी जर्नी रही एजुकेशन का, लेके पापा को कन्विंस भी कर लिया। एक टाइम ऐसा भी आया होगा कि अब आपको अपडेट चाहिए, बजट था या नहीं था, होता है कभी कभी कि और कितना बजट लगाएं, अभी तो लगा दिया आपके एजुकेशन में, आपका अपडेट करने में। आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ कि अब हमें अपने गैजेट भी बढ़ाना है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ले लिया, अब गैजेट भी दोनों मतलब इक्वली रखना पड़ेगा, 50% अपने माइंड को, 50% इक्वल। बहुत ही सिंपल है जी। आप एक बार दो बार अपडेट नहीं करते हो बिजनेस में, आप बिजनेस में ना ग्रेजुअली रोज अपडेट कर रहे हो जी। ये चीज़ अगर आप नहीं समझते हो ना, तो आपको ना हमेशा डाउनफॉल बहुत देखोगे बिजनेस में। मैंने बहुत लोगों का देखा है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। आप अगर ऐसा सोचो ना कि मैंने अपडेट कर लिया, ठीक है मैं अपडेट हो जाऊँ, अभी मुझे 3 साल अपडेट की ज़रूरत नहीं है, आप जो है गलत जा रहे हो। आपका बिजनेस का आप डाउनफॉल देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि देखो बिजनेस बहुत फटाफट लोग आ रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं, कोई कैमरा रिलीज हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई नया फोटोग्राफर आ रहा है, उसने कोई नई इफेक्ट निकाल दी, या फिर कोई नया पोज किसी ने करवा दिया। रोज मैं इंस्टाग्राम खोलूँ और मुझे 10 चीज़ें दिखेगी, हो ही नहीं सकता। मुझे तो नहीं लगा कि मैंने इंस्टाग्राम खोला और मुझे कुछ नया दिखाने, होता ही नहीं है ऐसा, रोज कुछ नया आ रहा है। आप समझो अगर आप एक दिन भी ब्रेक ले रहे हो तो भी आपको लगे कि आप पीछे हो। सो आप ये जो अपडेट की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पे जिस हिसाब से हम फंक्शन करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल अपडेट पे बिलीव करते हैं। पहला जो कैमरा लिया था, तो पहले तो यहाँ पे कैमरे पड़े थे, तो D3000 जो निकॉन का रहेगा वो सब यूज़ करते थे। फिर 5D Mark II लिया, फिर 5 साल तक 5D Mark II चलाया। फिर इस बीच में हम लोग ने, ऑफकोर्स हमारा बिजनेस है तो हम लोग ने और एक कैमरा किसी और के लिए लिया, ठीक है, ऐसे करते हम लोग ने लिया। 5D Mark II के बाद 5D Mark IV आया था, फिर उसके बाद अभी R3 आया, बीच में हम लोग ने R भी लिया। हाँ ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, 5D Mark II का जो बजट था और R3 का बजट था, सवाल ही नहीं है कि R3 महंगा है। तो कहने का ये है कि जब आप
कब खुद का ही बजट बढ़ते लगता है, क्योंकि पहले आप लगाते थे 10,000 एक दिन का, आज लगा रहे हो, अगर मैं फोटोग्राफी करने जाती हूँ मैं 35-40 हज़ार रुपये ले लेती हूँ। तो कहने का ये है कि जब मेरा बजट सिर्फ 5-6 हज़ार था, मैं एक दिन का जब 5-6 हज़ार ले रही थी, तो मेरा भाई यही कैमरा आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्किल्स डेवलप होता है, ग्रेजुअली जैसे आप डेवलप होते हो, आप अच्छा और कैमरा, अच्छा 5D Mark IV लिया, अभी मेरे को 25 हज़ार दे दो, अच्छा मेरे पास R3 लेता है, मेरे को 40 हज़ार दे दो। तो ऐसे धीरे धीरे तो अपडेट होना ही होना। तो कहने का ये है कि आप ऐसा सोचो ही मत कि मैं अब ना पूरा अपडेट करूंगी। मैंने ना सिर्फ अगर कैमरा की बॉडी बदली है तो लेंसेज नहीं बदले हैं। हाँ, लेंसेज जब मुझे जरूरत लगा कि अब ये नहीं, अभी ये लेंस लेना है, तो वो मैंने लिया। एक साथ बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और आप जो है मार्केट के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, आप बॉम्बे में थे और आप तो वैसे भी यहाँ पे बहुत कंपटीशन रहेंगे, बहुत बड़े आपसे बड़े फोटोग्राफर। उनके बीच कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करना, बड़ी सिटी में, अगर बड़ी सिटी है तो यहाँ पे बड़े फोटोग्राफर भी हैं, बड़े क्लाइंट भी हैं, जैसे अभी हर जगह देखने को मिला है कंपटीशन का शब्द आता है कि रेट कम करके कर लें, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? किसी का देख के रेट करते हैं कि आप अपना हिसाब से करते हैं? तो देखो, इसमें 3-4 चीज़ें होती है। जब आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाते हो बिजनेस में, तो आपको खुद को पता होता है कि अब आपका आर्ट बढ़ रहा है, आप जो है अच्छा काम कर रहे हो। और देखो, ऐसा मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था, ये रेफरेंस में ये काम काज बहुत आएगा। आप चाहे बड़ी सिटी में रहते हो या छोटी सिटी में रहते हो या टाउन में, विलेज में रहते हो, कंपटीशन तो हर जगह पे है। और फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है यार, सब लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो आपको एक तो ना ये कंपेयर नहीं करा कि भाई उसके पास वो कितना पैसा लेता है, मैं कितना पैसा लेती हूँ, उसके पास कितना काम है, उसके पास कितना काम है। ऐसे करने से ना टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप स्ट्रेसफुल हो जाओगे, आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या होगा आपके साथ लाइफ में। ये होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कोई भगवान नहीं है। पर कहने का ये है कि आपको उस समय पे यही सोचना है कि फॉर एग्जांपल आज जो है, जो भी बिजनेस हम लोग को आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? रेफरेंस से आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि भाई हमारी रेफरेंस की स्ट्रेंथ इतनी है कि भाई हमको 10 जन आ रहे हैं आज, ठीक है, उसको जो है 100 जन आ रहे होंगे, वो पहले वाले को एक ही जन रेफरेंस से आ रहा होगा। तो कहने का ये है कि ठीक है, चलो भाई आज हमको इतना काम आ रहा है, हमारा जो बजट है, अब बजट बनाते कैसे हो, किसी और को देख के नहीं, पर आपका ना एक लेवल होता है कि भाई ठीक है, चलो आज जो है अगर आप फ्रीलांसिंग पे लोगों को बुला रहे हो, आज वो उतना चार्ज करेंगे, एडिटर जो है इतना पैसा ले जाएगा, तो ऑन एन एवरेज मेरा इतना खर्चा होगा। और खर्चे के ऊपर मेरे को भी पूरा साल आज खर्चा निकालना है, मेरे को अपना घर चलाना है, तो मैं इतना पैसा लगा रहूँगा। तो ये तो एक स्टैंडर्ड चीज़ हो गई। फिर अपने नाम और काम के हिसाब से लोग और चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ये है, सबसे पहले ऑफकोर्स ये आप देखोगे कि मार्केट में प्राइस चल क्या रहा है, लोग लगाते क्या है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम जो है 50 लाख लगा रहे हो और वो जो है 2 लाख में काम कर रहा है, कुछ भी भाव नहीं लगा सकते हो। तो आप जो है ये देखना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में लोग काम क्या दे रहे हैं। तो वो एक नज़रिया होता है, पर ये नज़रिए के हिसाब से आप आपका भाव डिसाइड नहीं कर सकते हो। उन्होंने जो रखना है वो रखा। अभी आप एज ए फोटोग्राफर क्या नया लेके आ सकते हो, क्या क्रिएटिव कर सकते हो, वो आपका दूसरा पॉइंट रहेगा कि ठीक है, मैं ये लेके आ रही हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें जो दूसरों के पास नहीं है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे इतना पैसा चार्ज करूँगी। तीसरा चीज़ ऐसा रहता है कि मेरे को कितनी इंक्वायरी आ रही है, कितना मुझे काम आ रहा है, उसके बेसिस पे ये मेरा तीसरा पॉइंट रहेगा। पहले साल पे काम कम आएगा, 25वें साल पे बहुत सारा काम आएगा। तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस का भी इंसान पैसा लगाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को गिन चुन के आपको आगे बढ़ना है और पैसा लगाना है लोगों के पास से, और लोग आपको देंगे क्योंकि उनका उतना बजट है। जी हाँ, इस बिजनेस में आप एक्चुअली में कभी एक टाइम आपने बोला डाउन फ्लो आता है, तो आपके भी लाइफ में आया होगा। और जैसे डिमोटिवेट तो हो जाना बहुत बेसिक है, आम बात, हर बंदा होता है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं? बुक्स पढ़ना या मूवी देखना, कुछ टाइम के लिए रिलीव लेना कि ठीक है अभी बिजनेस मैं चॉकलेट खाती हूँ, ठीक है, जब भी मुझे टेंशन होता है मैं चॉकलेट खाती हूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो मैं फिल्म देखती हूँ और थोड़े टाइम के लिए भूल जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो हम लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। तो अभी जो नए भाई हैं, जो नया शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी अपना कभी कभी ऐसा भी आता है कि ठीक है बिजनेस का एक साइड भी रखना जरूरी है, उनको भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है अभी तो बहुत हो गया, थोड़ा सा अपना रिलैक्स होके आते हैं, फिर नया कुछ सीख के आते हैं, वो करते हैं। देखो जब आप बिजनेस करते हो ना, आप पूरा का पूरा छोड़ नहीं पाते हो, ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। आज अगर मैं बाहर गाँव में जाऊँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे ऑफिस में मुझे इतना काम देना है कि कोई सब लोग टाइम पास ना करे, सब मेहनत से काम करें। किसने क्या काम किया, क्या नहीं किया, किसी को कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे फ़ोन तो करेंगे। तो पूरा सब छोड़ छाड़ के मैं 5 दिन जाऊँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर नुकसान करोगे, आपका धंधा अटकेगा, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि
आप जो है बिजनेस चालू रखो, करते जाओ, पर आपको जब टेंशन आता है कि क्या करें, थक गए हैं, क्या कर सकते हैं, आपका फ़ोन तो चालू रखना ही पड़ेगा। हाँ, पर इतना सबको बता सकते हैं कि भाई मुझे इतना फ़ोन मत करो, मैं आने के बाद में आपके साथ बाद में बात करता हूँ, बहुत अर्जेंट है तो अभी बात कर लेता हूँ। ये एटीट्यूड के साथ रखो। सब बंद करना ये मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना बिजनेस काफ़ी ग्रो किया, तो कितना एक्सपेंस उस पर किया, और जो हमारे फोटोग्राफर साथी हैं जो करना चाह रहे हैं, जिनके पास स्टूडियो नहीं है, ऑफिस नहीं है, क्या उनको डिजिटल जाना चाहिए, या डिजिटल जाने से क्या होता है, क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है या बहुत ज़्यादा काम आता है, तो आप उसको देखिए। अगर आपको अपना बिजनेस स्टेबल चलाना है, बस जितना बिजनेस आ रहा है मैं संतुष्टि से जी रहा हूँ, तो डिजिटल का ज़रूरत नहीं है। आपको रेफरेंस से काम आते रहेंगे, आप अच्छा काम करो, दो जन को बोलेंगे, आपको काम आता रहेगा, जो जूने ज़माने की बात है, माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं। अगर आपको स्टैग्नेंट ग्रोथ रखना है, मतलब जो हो वैसा ही रहना है ज़िंदगी भर, तो आप जो है डिजिटल मत आओ, पर ऐसा किसी को रहना है, सबको आगे बढ़ना है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको जो है आगे बढ़ना है, डेवलप करना है, ऊपर आना है, तो आपको डिजिटल की ज़रूरत है। चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप जॉब भी करते हो या बिजनेस करते हो, आपको जो है डिजिटल की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको जब आपको ग्रोथ चाहिए होता है, आपको लोगों के बीच में आना ज़रूरी हो जाता है। 10 लोग के बीच में नहीं, आप हज़ारों नहीं लाखों लोगों के बीच में आ जाओगे। इसीलिए तो डिजिटल करो। ग्रोथ चाहिए तो डिजिटल करो, ग्रोथ नहीं चाहिए, ऐसे ही काम चलाना है मस्त मौला की तरह, तो मत करो, सीधा हिसाब है। तो आपने पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी इसमें बहुत अहम रोल है, तो आपने कैसे उसको सोचा कि ये भी करना जरूरी है इस बिजनेस में, तो आपने कैसे किया पर्सनल ब्रांडिंग? सबसे पहले तो नाम अच्छा होना चाहिए। वेडिंग स्टोरी टेलर्स अच्छा नाम था, फोटोग्राफी एजुकेटर्स अच्छा नाम था, तो ये सारे अच्छे, पहले तो नाम होना चाहिए, अच्छा लोगो होना चाहिए, एकदम ज़्यादा भड़कालू लोगो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लोगो होना चाहिए। तो लोगो और नाम डिसाइड करने के बाद आप ऐसा तो क्या करोगे जो दूसरी फोटोग्राफी कंपनियां नहीं कर रही है, वो डिसाइड करना ज़रूरी है। आप बोलोगे आप वही दे रहे हो जो दूसरे दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो है मतलब क्या तो आपकी एडिटिंग अच्छी है, या तो आप बोलने में एक्सपर्ट हो, या तो मेरे में ऐसा हो जाता था कि मैं और मेरा भाई दोनों ऐसा एक्सपीरियंस लेके आते थे, मतलब पापा का भी एक्सपीरियंस लेके आ रहे थे, और हमारा ओवरऑल मतलब काम भी वैसा था कि लोगों को पसंद आ रहा था। हम लोग एक स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाते थे, इंटरव्यू ले के वीडियोस बनाते थे, तो वो सबको अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग ने वेडिंग स्टोरी टेलर्स नाम दिया। फोटोग्राफी एजुकेटर्स में मुझे लगा कि भाई लोगों को जो है एक्चुअल जो डिटेल एजुकेशन चाहिए थी वो कहीं पे नहीं थी, तो हम लोगों ने वो डालना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम जो है, आप जो है एक ऐसी यूएसपी लेके चलिए, एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए कि भाई आप ये कुछ नया करना चाहते हो। ये करने के बाद आपने नाम डिसाइड किया, लोगो डिसाइड किया, बस फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपके भाई बहन है, डालो जितना डाल सकते हो उतना, तुम्हारी ताकत हो उतना डालो। एक इशू आता है, आपको भी आया होगा शायद, या हम लोगों के सबको आता है कि हमारा कस्टमर है, उसका डाटा कभी कस्टमर बोल देते हैं कि सर हमारा कस्टमर आप सोशल मीडिया पे यूज नहीं कर सकते। अब मेरे पास डाटा नहीं, मैंने काम वही किया, तो अब हम कैसे दिखाएं या नए कस्टमर को कैसे बताएं? तो उसका आपको नहीं डालना चाहिए, मतलब ना बोल रहे तो नहीं डाल सकते। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, फॉर एग्जांपल 20 में से अगर मैंने 20 शादियों का काम किया है, 2 ने मुझे ना बोला होगा कि आप मत डालिए, 18 ने तो मुझे हाँ बोला। क्योंकि क्या होता है, उनको भी मज़ा आ रहा है कि भाई वो लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वो लोग की कुछ फोटोज़ वायरल हो रहे हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उनको जब आप टैग करते हो उनको इम्पोर्टेंट फील होता है। और यही बात है, जब आप उनको टैग करोगे वो अपने में रिपोस्ट करेंगे, लोगों जो उनके फ्रेंड्स होंगे वो आपका काम देखेंगे, और ऐसे करके आपको वहाँ से एज अ माउथ पब्लिसिटी आपको उनका काम आता रहेगा। तो सबसे पहले अगर वो नहीं समझते हैं तो आप उनको समझाइए कि देखो हम कुछ मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी बहुत हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम आपकी अच्छे अच्छे रील्स भी बनाएंगे जो आपको वैसे हम लोग देने नहीं वाले थे, पर हम सोशल मीडिया पे लिए जो बना रहे हैं वो आपको मिलेगा। कुछ अलग प्रकार की जो एडिटिंग करेंगे वो आपको हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आपको जो दे रहे हैं उससे हम लोग इसमें और भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और कुछ मिसयूज़ नहीं है। इतने लोग डालते हैं, अगर आपका भी डालेंगे आपका भी अच्छा दिखेगा, देखो ये सारी कंपनियों ने डाला है कितना अच्छा लग रहा है, तो आपका डालेंगे तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे लोग कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि जो शादी कर रहे हैं वो कोई बूढ़े तो है नहीं, 30 साल के आसपास वाले हैं सारे, 25-30 साल के, तो वो भी इतना तो समझते हैं कि भाई कोई बात नहीं, करने दो। अभी अगर आप एक फ्रीलांसर हो, फ्रीलांसर को प्रॉब्लम ना क्लाइंट नहीं करता, फोटोग्राफर्स ही करते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो कंपनी के साथ आप काम करते हो उनके साथ आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। मैं ऐसे फ्रीलांसर्स को जानती हूँ जो क्या करते हैं कि 2-4 कंपनीज जो एक्चुअली अच्छी कंपनीज होती है, जो समझ पाती है, उनके साथ वो टाई अप करना शुरू कर देते हो, वो रेगुलरली उनका ही काम करते हैं। जब आप जो है रेगुलरली एक कंपनी के साथ काम करते हो, जैसे एक शादी का काम किया और भूल गए ऐसा नहीं, आप कंटिन्यूसली वही कंपनी के टच में हो एज अ फ्रीलांसर, आप उनका ही काम, अगर किसी का डेट आया ना, आपने उसका लिया नहीं, आपने पहले उसको पूछा कि भाई तेरा डेट खाली है तो मैं तेरा लूँ, मैं इसका नहीं लूँगा। आप रेगुलरली बस एक के साथ जुड़े हुए हो। और वो कैसे जुड़ना है, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपका सर्विस अच्छा होना चाहिए, थोड़ा एडजस्टेबल नेचर होना चाहिए, उस हिसाब से हर ओनर को आप अच्छे लगोगे। 2-4 जन के साथ आप टाई अप करके बैठ जाओ, एक बार उनको आपके ऊपर ट्रस्ट आ गया कि ठीक है ये तो सही बंदा है, ये तो अपना रोज का रेगुलर है, उसको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया करना है तो भले ना वो 2-4 पैसे और कमाता, एक हमदर्दी हो जाती है। वहाँ पे फिर आप करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि घर जैसा एनवायरनमेंट हो जाएगा आपका। हाँ, आपका एक चीज़ और आपने अभी बीच में बोला था या हो रहा है समाज में कि एक रिस्पेक्ट नहीं मिला फोटोग्राफर को। हाँ। आपने रिस्पेक्ट के लिए आप आए इस फील्ड में। हाँ। आपने तो कुछ सोचा होगा कि मैं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लेवल पे करेंगे फ्यूचर में रिस्पेक्ट मिलेगा, या जो अभी फोटोग्राफर साथी या कुछ हमारे पुराने ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दिन से स्टूडियो चला रहे हैं, वो उनका ये कहना होता कि यार अभी रिस्पेक्ट धीरे धीरे लेवल अप जो हमारे समय में था अब नहीं हो रहा आपके फोटोग्राफर अब की जनरेशन का। तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या हम फोटोग्राफर ही जिम्मेदार हैं, या फिर कुछ हमें इसमें कुछ नया करने की जरूरत है ताकि हम समाज में को बन पाए, अपना चेहरा लाएं? उनके लिए कैसे क्या करें फोटोग्राफर, आप कैसे करते हैं? 10-11 साल पहले जब मैंने शुरू किया से लेके अभी तक मैंने नहीं तो 500 शादियों का काम तो कर लिया होगा, 100% इतना तो काम किया होगा। 500 में से 2 या 3 मुझे अभी भी याद है जिसने मुझे इज्जत नहीं दी होगी, जिसने मेरा इंसल्ट किया होगा, सबके सामने कुछ बुरा भला बोल दिया होगा, वो 3 मुझे अभी भी याद है। और बाकी के किसी ने भी मेरे साथ जैसे तैसे बात नहीं की। अभी देखो क्यों बात नहीं की, क्योंकि मैं लड़की हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियों के साथ भी वो एनवायरनमेंट है थोड़ा कम होता है, पर वो तो मेरे भाई के साथ भी ऐसे बात नहीं हुई, भाई तो लड़का है। आप सबसे पहले तो कौन से कपड़े पहन के जाते हो? फोटोग्राफर लोग हरे नीले पता नहीं कैसे कपड़े पहन के चले जाते हैं, शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, चप्पल स्लीपर में चले जाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं कि लगता है कि भाई इसको ना हमारे इस काम की कोई वैल्यू है ही नहीं, बस आ गया मुंह उठा के। ठीक है, आपको और या तो फिर फोटोग्राफर इतना तैयार हो गया जैसे उसकी खुद की शादी है, ओवर तैयार हो गए। आपको ना ये चीज समझनी है, ना ही तो आप उसके घर के हो, ना ही तो आप खाली फोटोग्राफर हो, आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो। थोड़ा सा जो है कपड़ा शादी टाइप का भी होना चाहिए और थोड़ा आपका फोटोग्राफर का भी आपका दिखना चाहिए, दोनों हिसाब से। अभी जो मैंने पहना है ये थोड़ा सूट जैसा है, ये शादियों में भी चल जाए क्योंकि कलर ऐसा है, और ये फोटोग्राफर के हिसाब से थोड़ा फॉर्मल भी हो रहा है, वैसा कुछ आपको डिसाइड करना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम, आपका तो एज अ ओनर डिसाइड कर लिया, टीम गई तेल लेने, टीम को जो पहनना है पहने, मैं अच्छा तैयार होके आ जाऊंगा, फ्रीलांसर हूँ, मैं खुद तैयार होके आ जाऊंगा, बाकी सबको जो पहनना है पहने। इससे आपको तो इज्जत मिलेगी कि देखो पहला तो यही है, कभी भी कोई इंसान कोई दूसरे इंसान को देखता है 30 सेकंड के अंदर, रिसर्च कहती है 30 सेकंड के अंदर वो अपना जजमेंट बना लेता है कि भाई ये इंसान ये है, उसके कपड़े पर से। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां मेकअप भी नहीं करेगी, शादियों में ऐसे ही चली जाएगी। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखा, देखो मेकअप नहीं करूँगी, मैं सिर्फ जीन्स और टी शर्ट में ऐसा बाल ऐसा घुमा के चली जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है। आप कोई शादी में जा रहे हो, थोड़ा सा आपका रहता है कि नहीं कि भाई वॉच पहने है कि नहीं, शूज़ पहने हैं कि नहीं, कंफर्टेबल शूज़ पहनो, पर हर चीज़ का वो पहले तो वैल्यूएशन होता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप कैसे तैयार होकर जाते हो पहले तो ये, कभी भी जैसे झल्ले तले की तरह तैयार होकर मत जाओ। दूसरा होता है फोटोग्राफर को बोलना ही नहीं आता। ठीक है, बोलते ही नहीं है, या तो बहुत रूडली बोलते हैं या तो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं। तो ये जो बोली है ना वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई आती है। जब आप कॉलेज में जाते हो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है आप ऐसे नहीं ऐसे बात करो, ये डिसिप्लिन में बात करो, ज़्यादा ज़ोर से बात मत करो, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। ये तरीका जो होता है ना वो कॉलेज में समझाते हैं, हर बार टोकते रहते हैं। तो ये चीज़ भले आप कॉलेज ना गए हो, ये चीज़ आपके में होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए बोलने की। पहले तो तमीज़ नहीं है काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स को, और तमीज़ हो तो उनको ना बहुत शर्म आती है बोलने को। देखो आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप शर्मा नहीं सकते हो,
तो ये तो है तमीज़ और शर्माना जो है आपको निकालना पड़ेगा आपका। उसके बाद होता है कि आप जो है आपकी टीम का ध्यान रखिए। हमारी टीम में सभी लोग ब्लैक कपड़े में आते हैं, ब्लैक एंड ब्लैक पहनते हैं, ब्लैक शूज़ पहनते हैं, सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कोई इंसान अगर कम पैसे वाला हो या अमीर हो ऐसा लगता ही नहीं है, हम सब एक जैसे लगते हैं। आपकी टीम अच्छी है ऐसा मुझे लोग बोलते हैं। अभी उन्होंने मेरे टीम का काम भी नहीं देखा, पर टीम अच्छी है क्योंकि लोग एक जैसा दिख रहे हैं। और कितने फोटोग्राफर ये टीका वीका लगा के आएंगे, हाथ में वो सब बांध के आते हैं, लंबे बाल कर देते हैं, यहाँ पे बालिया वालिया पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत सारी दाढ़ी वगैरह के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं मुझे दाढ़ी का फैशन है आज, पर कहने का जिस हिसाब से आप कर रहे हो कहीं कहीं ऐसा लगता है ना कि मतलब मुँह धो के भी नहीं आया है। तो ये होना चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया, एक रिस्पेक्टेबल तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इज्जत चाहिए तो थोड़ा इज्जतदार की तरह आप भी जाओ शादियों में, आपकी टीम को वहाँ पे वैसे लेके जाओ, आपकी बोली उतनी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे बेसिस पर भी आपको, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको इज्जत लोग दे देंगे। जो लोग को अक्ल ही नहीं है बोलने की, वो वैसे ही बात करेगा जैसे उसने बात करना आता है, उसको घमंड में बात करेगा या उसको इज्जत नहीं है बात करने की, तब जो है आपको बोलना पड़ेगा। देखो सर, ज़्यादा बोलोगे तो हमको जमेगा नहीं। आपको जो है इतने बोलने की कमांड होनी चाहिए कि भाई बहुत हो गया सर, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जमेगा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम वो सहन भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फोटोग्राफर का इज्जत यही रहता है, छोड़ दो, जाने दो, तो आप सहन कर लेते हो। तो आपको इतना बोलने की भी अक्ल होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ज़्यादा ये लाइन क्रॉस हो गया। जब भी हमारे साथ थोड़ा सा भी कोई आड़ा टेढ़ा बात करता है, हम ये बोलना चाहते हैं, हम बोल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर ना करने वाले लोग बहुत कम हैं। सिर्फ 2-3 ने किया होगा, बाकी किसी ने नहीं किया। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे सबसे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप अपनी टीम के साथ कैसे करते हैं? कौन सिखाता है? आप ही सिखाते हैं या कहीं से आप कोचिंग लेते हैं? या जो नए हैं जिनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है तो वो कैसे सीख सकते हैं? सबसे पहले तो आप भूल जाए कि इंग्लिश का ज़रूरत है जी। कोई ऐसा नहीं है, सबको हिंदी आता है, सब इंडिया में शादी कर रहे हैं, तो सबको जो इंग्लिश का डर होता है वो तो आप निकाल दो, हिंदी में बात करो, बेफाम बात करो, सबको हिंदी समझ में आता है। अमेरिका से भी अगर वो शादी करने का तो हिंदी तो आता है ना भाई, जन्म तो यहाँ पे लिया था। तो पहला तो वो मन से निकाल देना चाहिए। दूसरा कि जितने भी टीम वाले लोग हैं, आप तो समझ गए, टीम को समझाने में ऐसा है, उनको करेक्ट करो। ऐसे जंगली लोगों को तो आप रखोगे नहीं। आप भी अगर किसी को रख रहे हो तो कुछ सोच समझ के उसको रख रहे हो कि भाई ये इंसान अच्छा है, अच्छा काम कर लेता है। उसको एटीट्यूड इश्यूज होते हैं, किसी को ईगो इश्यूज होता है, किसी को ज़्यादा गर्म हो जाता है, कोई ज़्यादा बोल नहीं पाता है। हर जगह पे जहाँ पे वो गलती करे वहाँ पे उसका छोटा सा कान खींच रहे हो, भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, सबके सामने नहीं, काम खत्म होने के बाद घर जाके बाद में तुमको ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी बार करोगे तो जमेगा नहीं। जब उसकी नौकरी पे आएगा, जब उसके काम पे ऐसा लगे कि नहीं यार मैडम तो सही बोल रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, धीरे धीरे जो है आपकी टीम करेक्ट होती है। ये मैं बोल रही हूँ ना, आप पहले दिन पे जो थे, आज 11 साल के बाद अगर मैं उन लोगों को देखती हूँ तो काफ़ी करेक्ट हो गया। और ये लोगों को ना पकड़ के भी रखना पड़ता है, उनको पगार भी ऐसे देना पड़ता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसे देनी पड़ती है। और 11 साल के बाद जब आप अच्छा चार्ज कर रहे हो, क्योंकि आपकी टीम भी उतनी अच्छी हो चुकी है, आपने उनको सिखाया रखता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। और एक टाइम के बाद आप मास्टर भी हो जाते हो कि भाई ये गलती करेगा तो उसके पहले उसको ये सिखा दो। तो अभी मानसी जी, ऐसा क्या अभी फ्यूचर में आप फोटोग्राफर के लिए, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, बढ़िया रहा सब कुछ, ठीक ठाक है, फैमिली भी बढ़िया चल रही है, बिजनेस भी, अब आप फोटोग्राफर के लिए कुछ करने वाले, आपने ब्रांड भी लॉन्च किया है फोटोग्राफर एजुकेटर करके, तो आप फोटोग्राफर के लिए और क्या करने वाले? क्योंकि आपको लग गया कि ठीक है भाई हमने अपने बिजनेस में कर लिया, अब जो हमें नॉलेज हो गया वो फोटोग्राफर साथियों को भी, ताकि वो भी इससे ग्रो करें। तो आपका क्या सपना है फोटोग्राफरों को लेकर? देखिए, मेरा जो सपना था वो मैंने यहाँ पे एक्चुअली पूरा भी किया जी। मैंने जब फोटोग्राफी का कोर्स किया था, तब मैं जब एक छोटे से वर्कशॉप में गई थी, और वो वर्कशॉप में ना मैंने देखा कि जो 50 साल के अंकल थे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे जो मुझे तो पता था। मैं तो सिर्फ 16 साल की थी और मेरे को पता था, क्योंकि मैंने वो कोर्स किया है फोटोग्राफी का, और वो मुझे टेक्निकल नॉलेज पता था, और उनको ये 50 साल की उम्र में भी नहीं पता है। तो वहाँ पे ना मैंने ये देखा कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितना मैंने सीखा, जो मैं सीखती जाऊँ वो मैं सिखाती जाऊँ। तो 18 साल की उम्र में मैंने सिखाना शुरू किया था, सिखाया, पर वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं किया, मैं ज़्यादातर इसमें बिजी थी। लॉकडाउन जब आया तब मेरे भाई ने मुझे बोला कि हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, एक काम करते हैं, चालू कर देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम था।
तो हम लोग ने यूट्यूब पे वही वीडियोस बनाना शुरू किया जहाँ पे वो स्टोरी छोड़ी थी, वहीं से शुरू किया कि हम जो है जो भी फोटोग्राफर्स को एजुकेशन की ज़रूरत रहती है, कैसे बोल, जो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस को मैंने डेप्थ में बनाया है। तो वो बनाते बनाते हम लोग डालते गए, लोगों को पसंद आया, ठीक है। और पसंद आते आते मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो मेरे सामने आते हैं, जैसे आप भी मुझे 10 क्वेश्चन पूछ रहे हो, वैसे वो भी मुझे 10 क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे मुझे आइडियाज़ आते रहते हैं, लोग कमेंट सेक्शन भरते हैं कि हमको ये क्वेश्चन था, उसकी बेसिस पे हम लोग और वीडियोस डालते जाते हैं, और ये तो चलता ही रहेगा। अब ये कहाँ बंद होगा? एक जो आप जब एक लाइव पकड़ लेते हो, तो ये आप जो बोल रहे हो मैं आगे चल के क्या करूँगी, मैं यही कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ, तो वो तो बढ़ता ही जाएगा ना, स्नोबॉल इफेक्ट होता है। आज थोड़ा किया, फिर और लोग आए, मैं सिखाती गई, मेरा सपना वहीं पे हो गया था। जो कोई भी फोटोग्राफर भाई आपका यूपी या अदर कहीं पे स्टेट से है या गांव से है, आपसे पर्सनली वो टच होना चाहे तो कनेक्ट होना चाहे, कोई भी सवाल लेके, या फिर तो आप लोग ऑफलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन ही आपके यहाँ कोई अगर सीखना चाहे, आपसे मिलना यूजुअली हमारा ये ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन सिखाते हैं। जिनको भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऑनलाइन हम लोग को पूछ लेते हैं। हमारा जूम पे ये सेशन चलता रहता है। बढ़ते डिमांड से हम लोग देख रहे हैं कि ऑफलाइन में भी बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, काफ़ी लोगों को ऑफलाइन आना होता है। तो मैं एग्जीबिशंस में जाती रहती हूँ जहाँ पे लोग मुझे मिलते हैं। हम लोग ने सोचा है कि अब हम हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस भी बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम जो है कोर्सेज वगैरह करेंगे। हालांकि एकदम शॉर्ट नहीं है, पर श्योरली विद इन फ्यूचर में हम लोग ऐसे कुछ वर्कशॉप्स रखेंगे या कोर्सेज रखेंगे जो ऑफलाइन होंगे, या फोटो वॉक्स रखेंगे, वो जो भी रहेगा। आगे चलते वो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल पे वो आ ही जाएगा कि हम लोग क्या क्या करेंगे वगैरह सब। जी, अभी कुछ आपका सपना और है अभी कुछ करने का, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी आपको क्या लगता है कि कुछ आपने देखा था, सोचा था, वो नहीं कर पाए, आने वाले समय में वो जरूर करेंगे, तो कुछ ऐसा? देखो, जो वेडिंग इंडस्ट्री है या जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री है, उसमें एक तो ना पूरे इंडिया में हम लोग को ऐसा करना है कि बहुत ही एक फोटोग्राफी के ऐसे कोर्सेज हो, वीडियोग्राफी के ऐसे कोर्सेज हो, एडिटिंग के ऐसे कोर्सेज हो जो एक तो समझना बहुत आसान हो, बहुत कम भाव में बहुत सारे फोटोग्राफर सीख सके। और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में कभी भी किसी को भी ना फोटोग्राफी एजुकेशन की प्रॉब्लम हो ही ना। अभी मुझे लगता है यूट्यूब ने काफ़ी हद तक मुझे हेल्प किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर अभी भी बहुत सारी ऑडियंस बाकी है। मैं कोई वर्ल्ड फेमस इंसान नहीं हूँ। सो कहने का ये है कि वहाँ तक हम लोग पहुँच सके जहाँ पे हम पूरे इंडिया में जितने भी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो सभी लोगों को जो है फोटोग्राफी की एजुकेशन ख़त्म हो जाए, मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक वहाँ का फोकस है। और हम बड़े ऑनेस्ट है प्रोडक्ट्स को लेके, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये ब्रांड ने दिया है चलो बोल दे, वो ब्रांड ने दिया वो बोल दे। कहीं ना कहीं हम उसको कैसे यूज़ करना है वही सब सिखाते रहते हैं। कहाँ पे आप यूज़ करोगे, क्यों यूज़ करोगे, ज़रूरत है या नहीं है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं कि भाई आप बहक के ये चीज़ें मत ले लो, वो चीज़ें मत ले लो, पूरा जो है कैसे आप सही में अच्छे दर्जे के फोटोग्राफर बनोगे, वो एक फोकस है। और ऑफकोर्स वेडिंग फोटोग्राफी में तो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। हाँ, अभी आप फ्यूचर क्या देखते हैं? जैसे अभी काफ़ी लोगों का ये कहना हो रहा है कि मोबाइल आ रहा है, AI आने वाला है, जैसे पहले SLR था, DSLR आया, मिररलेस आया, फिर फ़ोन आया, अभी क्या आईफोन ने भी शायद कुछ DSLR के मुकाबले आपका सेंसर बेस भी कर दिया, और फ्यूचर AI होने वाला है। तो काफ़ी लोगों का ये भी है कि यार ये मार्केट जो है सेचुरेट हो जाएगी, मतलब बहुत कम हो जाएगी, लिमिट हो जाएगा, और वो चीज़ फ्रीडम नहीं रहेगा। वो थोड़ा सा जो हम प्रॉफिट या जो एक लेवल पे जाने की बात करते हैं तो वो शायद थोड़ा सा कम होगा। आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या होने वाला है इसका? जब मार्केट में अपडेट आता है तो अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप ना क्या कर रहे हो, अभी हम DSLR पे थे, मिररलेस पे कैसे जाए, वो महंगा है, पता नहीं क्या होगा, चलो जाना ही नहीं है, तो तुम पीछे रह जाओगे। जो मार्केट में आया उसके हिसाब से तुम्हें चलना ही पड़ेगा, चाहे वो AI आए या ना आए, जो भी है। मार्केट सैचुरेट हो जाएगा, मार्केट में क्या करेंगे, अभी हम लोगों को काम कौन देगा, अभी तो सब लोग फ़ोन से फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, हमारी क्या वैल्यू है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। जो अभी चल रहा है उससे 2 कदम आगे सोचना सीखिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन फोटोग्राफी की बात करें तो फ़ोन फोटोग्राफी की मार्केट अगर बड़ी हो रही है तो क्या हर इंसान फोटोग्राफर वैसे बन सकता है? तुम फ़ोन यूज़ करो या DSLR यूज़ करो, तुम्हें चाहिए तो सही एक इंसान जो आपको वो सर्विस रेंडर करे। अगर आप AI की भी बात ले लो
तो एआई थोड़ी ना आपका इमोशंस कैप्चर कर पाएगा। हाँ, एआई श्योरली आपको हेल्प करेगा और हर जगह पे एआई होना ही चाहिए। ऑटोमेशन पे अगर काम कर रहे हो, ऑटो इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, वो होना ही चाहिए, मार्केट बढ़ेगा ही वैसे। पर अगर जो जो जगह पे एआई है आप देखोगे वहाँ पे नौकरियाँ और भी बढ़ रही है, सोफिस्टिकेटेड नौकरियाँ आपको मिल रही है। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। एक जो खेती वाला इंसान था, वो खेत चला रहा है, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बन गया। फैक्ट्री में उसने बोला भाई अभी तो मेरी मजदूरी चली गई, मेरी तो खेती चली गई, तुम रोने बैठ गए। तुम फैक्ट्री में काम कर सकते थे, तुम्हारा बेटा फैक्ट्री में इंजीनियर बन सकता था, तुम पूरी की पूरी फैक्ट्री बना सकते थे। तुम वो सब काम छोड़ के तुमने सोचा अगर मार्केट में अपडेट आ रहा है तो कुछ अच्छे के लिए आ रहा है, जो अच्छा आ रहा है तो उस हिसाब से अगर नहीं चलोगे, उस हिसाब से उसके 2 कदम आगे नहीं चलोगे, पॉजिटिवली चीज़ों को नहीं लोगे तो आप जो है पीछे रहते जाओगे। सो अगर मार्केट में एआई आ रहा है तो देखो भाई एआई कौन लेके आ रहा है, कौन सी कंपनी लेके आ रही है, कितनी अच्छी है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई मैं फोटोग्राफी क्यों सिखाऊं, मैं क्यों यूट्यूब पे वीडियो डालूं, छोड़ो भाई, हम यूट्यूब पे विश्वास नहीं रखते। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं भाई साहब, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, हम क्यों यूट्यूब पे चले। आज वही लोगों को यूट्यूब चाहिए, अभी यूट्यूब ने तो प्रमोट कर दिया, जिसको करना था उसको करना। तो अगर जमाने के हिसाब से आप नहीं रहोगे तो आप जमाने से पीछे चले जाओगे। तो टेंशन नहीं लेना है कि भाई हमारा क्या होगा, आपको जो है उसके हिसाब से 2 कदम आगे सोचते सोचते पॉजिटिवली उस चीज़ को लेना है। हम लोगों में बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ बातें हुई। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा बात करके और देखने में व्यूअर को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप शॉर्टकट सारी बातों की, कुछ बातों का बहुत टिप्स देना चाहिए, बहुत गोल्डन आपका जो लगे कि आपको ये देना ज़रूरी है, जो हमारे व्यूअर्स के काम आए, बहुत एक्चुअली में काम आए, आप ऐसा क्या? कहने का ये है कि सबसे पहले तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और एंड तक जुड़ने के लिए थैंक यू कि आपने पूरा वीडियो देखा था, कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो और फर्स्ट स्टेज पे हो तो सबसे पहले तो अपने आप को कन्विंस करिए, ऑटोमेटिकली लोग कन्विंस हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि आप हट्टी हो, ज़िद्दी हो और उस चीज़ पे अड़े हुए हो। कन्विंस हो के रखिए कि आपको ये फील्ड में आना है। ये फील्ड में आने के बाद जो है कंसिस्टेंट मेहनत होनी चाहिए, कंटिन्यूसली आप उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो। पहले जो आप एक जगह से सीख रहे हो, उसके बाद जो है उस पर डिटेल में जा रहे हो, फोकस करके डेप्थ में जाओगे, अंदर तक घुसोगे, तब जाके कुछ बाहर निकाल पाओगे। सिर्फ फोटोग्राफी मत करो, फोटोग्राफी को एक बिज़नेस की तरह देखो। फोटोग्राफी किया, उसके बाद उसकी एडिटिंग देखो, लोग कौन काम करेंगे उसके बारे में देखो, अकाउंट्स कैसे संभालोगे, क्लाइंट कैसे लेके आओगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, पूरा बिजनेस देखो। फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो उसको भी, फ्रीलांसिंग को भी एक बिजनेस की तरह ही देखो। हर जगह से आप कहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, पैसा आने के बाद वापस उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कैमरा के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो या खुद अयाशी कर रहे हो, उसमें बहुत ही फ़र्क होता है। तो पहले तो इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। खुद के लिए कितना पैसा बचा रहे हो, क्या आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब भी आपको लगे कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आप डीमोटिवेट होते हो, तो नीचे जाते हो, तो आपको समझना है आपका अकेले का नहीं है, सबका यही हाल होता है। हर इंसान के साथ होता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या कोई भी भाई साहब हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो अपने आप को उस टाइम के लिए थोड़ा सा ब्रेक देना है, वापस जो है उस पर आना है, उस काम पे ऊपर आना है और कंसिस्टेंटली वापस उसके ऊपर मेहनत करते रहना है। ये देखना है कि कहीं पर भी आप ना जब भी मेहनत करते हो तो फालतू चीज़ों पे मेहनत नहीं कर रहे हो। ये भी मैंने बहुत बार देखा है, लोग ना ऐसे पॉइंट को लेके मेहनत करते हैं जो लगता है कि भाई यार ये क्या टाइम पास कर रहा है, इसके पीछे इतने साल क्यों गवा रहा है। तो आपको ये गलती ना हो, इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी कोई डिसीजन लेती हूँ, मैं 10 जन को पूछती हूँ कि आपको लगता है ये सही है, क्या आपको लगता है ये सही है। अगर वो 10 से 10 ना बोले तो भी कोई बात नहीं, पर वो जो बोल रहे हैं कि ये क्यों उनको पसंद नहीं आया, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कभी कभी आप देख नहीं पाते हो आपकी गलतियाँ, पर सामने वाला देख लेता है कि यहाँ पे तुम गलत जा रहे हो। ऐसे सारे पॉइंट्स उठा के अपने बिजनेस में डालो और कुछ भी बेवकूफ़ी किए बिना, टाइम पास किए बिना, एकदम होशियारी से मेहनत करते, एकदम ही फोकस रख के उसके ऊपर आगे बढ़ते जाओ। हो ही नहीं सकता कि आपको वो पैसों की प्रॉब्लम है या आपका नाम नहीं हो रहा है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी मेहनत की रंग तो आना ही है, अच्छा तो सबको लगना ही है। और जब भी आपको लगे कि भाई मार्केट बहुत ही ऊपर जा रहा है, लोग यहाँ पे आगे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, तो फिर फटाफट तुम भी आगे आ जाओ, तुम भी दुनिया से 2 कदम आगे रखना सीखो। जैसे ही सीख लोगे तुम आगे ही रहोगे। वीडियो बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को हमें मिला और आपको भी मिलेगा।